नमस्कार, समृद्ध न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध, अनुसरण किए जाने वाले और प्रेरित लोगों में से एक हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जनता के लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया है। 2024 में श्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इससे देश में अच्छे बदलाव आ सकते हैं, ऐसा डॉक्टर आशीष गुप्ता का कहना है। जो नहीं जानते कि ये शख्स कौन है, उनको बता दें कि डॉक्टर आशीष गुप्ता कुलपति सुकरात रिसर्च विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ समाज सेवी, ज्योतिष विशेषज्ञ, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया है और आज इसी को लेकर हमारे संवाददाता संतोष लखेरा ने उनसे बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर आशीष गुप्ता ने धर्म, मनुष्यता एवं दान और भारतीय संस्कृति, विज्ञान एवं आध्यात्मिक के विषय में जानकारी दी। उनका मानना है कि वेदों के अनुरूप ही विज्ञान काम कर रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में मोदी ही पूर्ण बहुमत के साथ अगले पीएम होंगे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। उनकी ज्योतिष अंक गणना और क्या कहती है, खुद उनसे सुने। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता। आज हम अपने दर्शकों को मिलाते हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, जो कि समाज सेवी हैं और चिंतक भी हैं। कुलपति हैं सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के। वरिष्ठ समाज सेवी, ज्योतिष विशेषज्ञ, लेखक और चिंतक हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, और आपने अभी हाल में कई शोध और तमाम ज्योतिष अंक गणती से अपने विचार से निकाला है कि 2024 में एक बार फिर मोदी पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में आएंगे। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, आपने किस गणना के अनुसार मोदी जी को 2024 में पूर्ण बहुमत से आने की बात कही है? डॉक्टर आशीष गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी 100% इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका 10 केस योग चल रहा है और 12वीं सूर्य उनके चल रहे हैं, कुछ योग चल रहा है उनका। और मेरी जो गणना है, मेरी जो व्यक्तिगत गणना है, ज्योतिष गणना है, उस आधार पर 320 से अधिक सीटों को लेकर वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह राष्ट्र का जो भाव उनके अंदर छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसका फल तो उन्हें देगा ही देगा। और मेरी भी परमात्मा से प्रार्थना है, यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपने डॉक्टर साहब अभी एक व्याख्यान में कहा था कि धर्म की परिभाषा मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, तो किस तरह का धर्म की परिभाषा आपके अनुरूप होनी चाहिए? विभिन्न विभिन्न संप्रदाय में, विभिन्न लोगों में धर्म की मान्यताएं कई प्रकार की दी गई है, लेकिन मेरी समझ में, मेरी भावनाओं में, मेरी सोच में धर्म क्या है? मेरी समझ में धर्म को सबसे ज्यादा परिभाषित किया जाता है जब किसी रोते हुए को हंसाना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी निर्धन कुमारी कन्या का विवाह कराना, जिस बच्चे की पढ़ाई की इच्छा है उसको पुस्तकें उपलब्ध कराना, उसकी फीस जमा करना, उसको सही दिशा निर्देशन देना, ये मेरी नजर में सबसे बड़ा धर्म है। और नर रूपी नारायण की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, आपने मनुष्यता के बारे में भी बोला कि मनुष्यता की परिभाषा मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए। इस संबंध में आप क्या कहना है? देखिए, मनुष्यता क्या है? समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता का भाव जिस व्यक्ति के अंदर है, वह उसके अंदर मनुष्यता है। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर क्रोध का अभाव है, काम का अभाव है, लोभ का अभाव है, वो मनुष्यता है। और मुझे लगता है ऐसे बिरले मनुष्य हैं भारतवर्ष के अंदर। मैं भारतवर्ष के संतों को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ कि जिसकी छाया में ऐसे संतों के संरक्षण में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे संतों के संरक्षण में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मनुष्यता यही है कि भूखे को आप भोजन कराइए, प्यासे को आप पानी पिलाइए। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के मत दे रहे हैं, लेकिन नर रूपी नारायण की सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना, इससे बड़ी कोई मनुष्यता नहीं मिली। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक व्याख्यान में ये भी बात कही है कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं, उसमें से आप क्या प्रकाश डालेंगे?
देखिए, हमारी संस्कृति में लिखा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी जो संस्कृति है उसमें धर्म है और मोक्ष है। पाश्चात्य कल्चर में लोभ और काम है। हम समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता का भाव रखते हैं। हमारी संस्कृति जीना सिखाती है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव बताती है। हमारी संस्कृति एक संयुक्त परिवार की कल्पना करती है। हमारी संस्कृति पिता माता को प्रातः काल उठ के रघुमाता गुरुपित माता को ना वही माता, हम ऐसी संस्कृति में रहे हैं। हमारी संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है, भांजी का सम्मान है, बहन का सम्मान है, बेटी का सम्मान है। हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं। हम उस संस्कृति को है कि यदि मोहल्ले का कोई, सड़क का कोई व्यक्ति बड़ा निकल जाए तो हम उससे प्रणाम करते हैं। प्रातःकालीन 4 बजे उठने से लेकर रात 9 बजे तक की दिनचर्या जो है वो हमारी पूर्णता, हमारे जो संविधान है, वेद पुराण शास्त्र, उसको पालन करते हैं। पाश्चात्य कल्चर में केवल 2 ही चीजें हैं, काम और लोभ। इसके अलावा ही नहीं, 5 दिन खूब कमाओ, 2 दिन अपना ऐश करो। तो हम पाश्चात्य कल्चर का, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। और धार्मिक भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू मैथोलॉजी में सबसे निवेदन करते हैं कि इसका पालन करें। आप स्वस्थ रहेंगे, सम्मानित रहेंगे और समाज में आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आप से एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 जो विज्ञान ने हमारे इतिहास रचा है, उसे अध्यात्म से जोड़ के कैसे देखा जा सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आदरणीय संतोष जी आपका। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि चाहे सूर्य हो अथवा नवग्रह में शनि हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो जो सौर मंडलीय कल्पना है, इसके अलावा तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, जितनी भी हमारे 14 लोक हैं, 14 भुवन है, ये सबकी कल्पना हमारे पूज्य ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, महर्षियों ने पूर्व में ही करके रखी थी। यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, हनुमान चालीसा में आता है। यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ऋग्वेद में आता है। यहाँ से अन्य ग्रहों की दूरी कितनी, सारी चीजें हमारे उसमें लिखी हुई है। तो आज का जो भारतीय जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से, जिनकी बहुत त्याग और तपस्या के बल पर आज चंद्रमा पर हम पहुंचे हैं, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे हैं, जहां पर आज तक विश्व का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। आप सोचिए, समझने का विषय है कि हमारे जो क्या नाम सोमदेव साहब हैं, इसरो के चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा है कि पूर्णतः इसरो वेदों पर आधारित है। हम वेदों की ऋचाओं के आधार पर, हम वेदों की कल्पनाओं के आधार पर, हम वेदों के वाक्यों के आधार पर ही चंद्रमा पर पहुंचे हैं। इसी आधार पर हम मंगल, बुध, बृहस्पति या सूर्य पर पहुंचेंगे। तो आज का जो भारतीय वैज्ञानिक है, जो भारतीय शोध है, भारतीय संस्कृति है, वो पूर्णतः वेदों पर आधारित है। पाश्चात्य कल्चर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ और मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है, विदेशी वैज्ञानिक, विदेशी लोग हमारे भारतीय वेदों का अनुसरण कर रहे हैं, हमारी भारतीय वेदों की बात मान रहे हैं। हमारे वेद, 4 वेद, 18 पुराण, उनके हिसाब से अपने पूरे विश्व की परिकल्पना कर रहे हैं। अनंत जो कई ग्रह हैं, अनंत में जो स्थित है, उनकी भी कल्पना कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसरो नहीं, चाहे इसरो हो चाहे नासा हो, दोनों अगर वेद पर चलेंगे तो बहुत जल्दी उन्हें सफलता मिलेगी। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए, भारतीय इसरो के पूरे परिवार। दर्शकों, आप देख रहे थे समृद्धि न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर आशीष गुप्ता, कुलपति सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के। आपने अपने विचार दिए, धन्यवाद। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में डॉक्टर आशीष गुप्ता ने धर्म, मनुष्यता एवं दान और भारतीय संस्कृति विज्ञान एवं आध्यात्मिक के विषय में दृश्य जानकारी दी। उनका मानना है कि वेदों के अनुरूपी विज्ञान काम कर रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में मोदी ही पूर्ण बहुमत के साथ अगले पीएम होंगे। मेरी गणना कभी विफल नहीं हो सकती। कुलपति सुकरात, रिसर्च विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वरिष्ठ समाजसेवी, ज्योतिष विशेषज्ञ, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्योतिष अंक गणना के अनुसार इनका कहना है कि 2024 में एक बार फिर मोदी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। डॉक्टर आशीष गुप्ता के साथ हमारे संवाददाता संतोष लखेरा की रिपोर्ट।